नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। अब वक्त हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ देश और दुनिया की उन तमाम बड़ी खबरों का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पेशल रिपोर्ट की। उत्तराखंड के बाद बीजेपी शासित असम ने यूसीसी की तरफ कदम बढ़ाया है। असम की हेमंता सरकार ने 89 साल पुराने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट रद्द कर दिया है। उसकी जगह अब स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही मुस्लिमों की शादी का रजिस्ट्रेशन और तलाक के मामले का निपटारा होगा। इससे बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर रोक लगेगी, लेकिन ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AIUDF इस फैसले का विरोध कर रही है। तो समाजवादी पार्टी भी AIUDF के सुर से सुर मिला रही है। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। उत्तराखंड के बाद यूसीसी की राह पर असम। ब्रिटिश काल का मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म। अब मुस्लिमों पर स्पेशल मैरिज एक्ट लागू। लोकसभा चुनाव से पहले असम की हेमंता सरकार ने उम्मीदों के मुताबिक यूसीसी की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। असम सरकार ने 89 साल पुराने मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम को खत्म कर दिया है। कैबिनेट के इस फैसले पर मुहर लगाने की जानकारी खुद सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, असम कैबिनेट ने पुरातन असम मुस्लिम विवाह तलाक अधिनियम को निरस्त करने का निर्णय लिया है। इस कानून में दुल्हन और दूल्हे के 18 और 21 साल की उम्र के ना होने पर शादी के कानूनन प्रावधान थे। ये असम में बाल विवाह रोकने की दिशा में एक और अहम कदम है। The Assam Muslim Marriage and Divorce Registration Act 1935 নোহোৱা কৰা হৈছে বা খাৰিজ কৰা হৈছে। हिमंता कैबिनेट के इस फैसले को 2024 के महामुकाबले से पहले मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको उस कानून के बारे में बताते हैं जिसे असम सरकार ने रद्द किया है। असम में मुस्लिमों की शादी और तलाक मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 के तहत होती थी। इसमें कम उम्र में भी निकाह को कानूनी वैधता थी और उसके पंजीकरण का प्रावधान था। जानकारों के मुताबिक इससे बाल विवाह को बढ़ावा मिल रहा था और ये शादी के लिए तय उम्र से जुड़े कानूनों के भी विपरीत था। अब 1935 का ये कानून रद्द हो चुका है। उसके मायने आपको बताते हैं। अब मुस्लिमों की शादी और तलाक से जुड़े मामले स्पेशल मैरिज एक्ट के दायरे में आएंगे, जिसके बाद कम उम्र में निकाह अवैध हो जाएगा। इससे राज्य में बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। असम में मुस्लिमों के विवाह तलाक के पंजीकरण के लिए नियुक्त 94 अधिकारी अब ऐसा नहीं कर सकेंगे। उनकी जगह जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन का अधिकार दिया गया है। साथ ही शादी और तलाक से जुड़े तमाम रिकॉर्ड भी जिला प्रशासन के कब्जे में रहेंगे। जो भी गलत तरीके से अधिनियम दिए गए हैं किसी भी को विशेष, वह सभी को खत्म कर देना चाहिए और सामान्य नागरिक संहिता और को तुरंत लागू कर देना चाहिए। असम सरकार के फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। एक विधान और समान अधिकार कुछ सियासतदानों को कबूल नहीं। विरोध का बिगुल फूंक रहे नेता दलील भी ऐसी दे रहे हैं जो किसी के गले नहीं उतर रही। मुसलमानों को भड़का के अपना वोट वो लोग पोलराइज कराना चाहते हैं जो मुसलमान नहीं होते। इसी के जरिए से बीजेपी गवर्नमेंट मर जाएगी असम में। बराबरी के अधिकार को नामंजूर करने वालों में समाजवादी पार्टी भी शामिल है। वो शरीयत का हवाला देकर हिमंता सरकार के फैसले पर विरोध जता रहे हैं। मुसलमान शरीयत के ऊपर और कुरान के हुक्म के ऊपर चलेगा। एक्ट कितने ही बनाते रहे, एक्ट बनते रहेंगे। क्या मुसलमानों से ये कहा जाएगा कि निकाह मत करो, कोई और तरीका इस्तेमाल करो? एक देश एक विधान की तरफ बढ़ते कदम से कुछ लोग परेशान हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि हिमंता कई बार ये ऐलान कर चुके हैं कि वो असम में यूसीसी लागू करके ही रहेंगे। साथ ही उन्होंने बहुविवाह पर रोक लगाने के लिए विधेयक लाने का भी वादा किया है। हालांकि उन्होंने संकेत दिए हैं कि राज्य के आदिवासी समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा।
अपने कड़े और चुनौती भरे फैसले लेने के लिए मशहूर हिमंता ने जिस तरह चुनावी मौसम में मुस्लिम शादी और तलाक कानून को समाप्त कर यूसीसी पर अपने मजबूत इरादों की झलक दिखाई है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में वो अपने फैसले से विरोधी दलों को चौंका सकते हैं। समित सेनगुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां इन दिनों सियासी सैलाब आया हुआ है। जेल में बंद इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के लिए फयादीन साबित हो रहे हैं। एक तरफ वो IMF को खत लिखने की बात कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान की नई सरकार को नया कर्ज ना मिल पाए, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से चुनाव नतीजों को रद्द करने की अपील भी कर रहे हैं, क्योंकि न्याजी पाकिस्तान में फौजी सरकार नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान में फिर से होंगे चुनाव। सुप्रीम कोर्ट में आज एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इंतखाबी नतायज जो है उसे चैलेंज करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके मेंबरान की तैनाती को कलअदम करार देने की सिफारिश की गई है, मतलब दरख्वास्त की गई है। साथ ही जो फॉर्म 47 है उनके नतायज भी कलअदम करने की दरख्वास्त की गई। न्याजी की चुनाव नतीजों को चुनौती। मैं ये कहने गया था, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धांधला हुआ है। इंसाफ की मांग या कुछ और प्लान? एक फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद है जो मुझे जान से ज्यादा अजीज है, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, ना मिलेगा। न्याजी को नया PM न मंजूर। इमरान खान ने एक लंबा छक्का मारा। इसे कुछ लोग एक बहुत बड़ा मूव कह रहे हैं, तो कुछ लोग कश्तियां जलाने के मुतरादिफ कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो मैंडेट चोर है और जो हुकूमत पर काबिज होने जा रहे हैं उन्हें लेने के देने पड़ गए हैं। एक नया खतरा लाहक हो चुका है। न्याजी यानी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो फिलहाल तो जेल में बंद हैं, लेकिन सलाखों के पीछे से ही वो मुल्क की सियासत में सैलाब लाए हुए हैं। कल IMF को खत लिखकर कर्ज रोकने की दरख्वास्त का ऐलान किया, तो आज उनकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव को रद्द करने की अर्जी दाखिल कर दी। इस दरख्वास्त में एक तो इंतखाबी नतायज को चैलेंज कर दिया गया है शेर अफजल मरवत की तरफ से, क्योंकि इमरान खान ने ये हिदायत की थी कि सुप्रीम कोर्ट तक जाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में बैक वक्त एक नहीं कई दरख्वास्तें जो है वो शायद दायर होने वाली हैं। तो पहल हुई है शेर अफजल मरवत की तरफ से। इस दरख्वास्त में एक तो इंतखाबी नतायज चैलेंज कर दिए गए हैं, फिर जो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान की जो तैनाती है उसको भी चैलेंज कर दिया गया है कि वो शायद इस मयार पर पूरा नहीं उतरते कि वो आजादाना या शफाफ इलेक्शन करा सके। इमरान खान की पार्टी ने आम चुनाव के नतीजों में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाते हुए सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया। इमरान खान पहले ही चुनाव में हेराफेरी और PTI के जनादेश को चुराने का आरोप लगा चुके हैं। PTI का दावा है कि उनके समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने नेशनल असेंबली की 180 सीट पर जीत दर्ज की है, लेकिन धांधली की वजह से वो घटकर 92 हो गयी। ऐसे ही आरोप PTI ने राज्यों के चुनाव में भी लगाए हैं। इससे बड़ा सो मोटो क्या बनता है कि पाकिस्तान का इलेक्शन चुरा लिया गया, डाका डाला गया। मेरा मुतालबा है कि शौकत बसरा को तलब करें, चीफ जस्टिस साहब तलब करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तलब करें, और अजब मजाक देखें क्या हुआ। जो दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून का नूरुल हसन तनवीर है मेरे हल्के में, जो साबिक MNA है, वो मेरे साथ इलेक्शन कमीशन आता है। हमें 13 तारीख को स्टे दिया जाता है, 13 फरवरी को, और 14 फरवरी को इजाजुल हक का नोटिफिकेशन कर दिया जाता है। मैंने कहा कहां का इंसाफ है। इमरान की पार्टी कभी विपक्ष में बैठने का ऐलान करती है, तो कभी सरकार बनाने के लिए छोटे दलों के साथ गठबंधन, फिर पाकिस्तान को मिलने वाले कर्ज रोकने की धमकी, और अब सुप्रीम कोर्ट से चुनाव को रद्द करने की मांग। न्याजी का मकसद सिर्फ एक है, और वो ये कि किसी भी सूरत में फौजी सरकार को सत्ता में नहीं आने देना है। लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है कि इसी महीने के आखिरी तक पाकिस्तान को नया वजीर आजम मिल जाएगा।
कौमी असम्बली का जो इजलास है वो बुलाने के लिए 26 और 28 फरवरी की तारीख जो है वो भी तजवीज कर दी गई है। तो कौमी असम्बली जो है उसके लिए 2 डेट्स दे दी गई हैं स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की तरफ से, और वो उन्होंने ये डेट्स दी हैं। इजलास बुलाने के लिए सदर को समरी भेजी है और मंडे या फिर वेडनेसडे कौमी असम्बली के जो अरकान हैं, जो MNAs हैं, वो हल्फ उठाने जा रहे हैं। नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद 2 मार्च तक पाकिस्तान में नई सरकार का गठन होगा, जो नवाज की PMLN और बिलावल भुट्टो की PPP के गठबंधन से बनेगी। PMLN अध्यक्ष शहबाज शरीफ की प्रधानमंत्री के पद पर वापसी लगभग तय है, क्योंकि नवाज शरीफ ऐसी सरकार का नेतृत्व नहीं करना चाहते जिसमें संसद में उनकी पार्टी का बहुमत न हो। पाकिस्तान में अभी नई सरकार बनी भी नहीं है, उससे पहले ही राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी भी हो चुकी है। वहीं दूसरी जानिब सेनेट इंतखाबात से कबल ही सदारती इंतखाबात करवाने का फैसला भी हो चुका है। और इस समय के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि विफाक समेत सूबों में हुकूमत साजी के मामलात फाइनल होने के बाद सेनेट इलेक्शन से कबल सदारती इलेक्शन कराने का फैसला किया गया है। नए सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए 8 मार्च की तारीख तजवीज़ की गई है। असम्बलियों की हल्फबर्दारी के बाद फौरी तौर पर सदारती इंतखाब होगा। आसिफ अली जरदारी हुकूमती इत्तेहादियों की जानिब से सदारती उम्मीदवार होंगे। मौजूदा राष्ट्रपति आरिफ अलवी का 5 साल का कार्यकाल पिछले साल सितंबर में ही खत्म हो गया था, लेकिन इसके बावजूद वो अब तक पद पर बने हुए हैं। अब PMLN, PPP और उनके सहयोगी दल चाहते हैं कि उच्च सदन के चुनाव से पहले ही नया राष्ट्रपति चुन लिया जाए, जिसके लिए बिलावल ने अपने पिता और पाकिस्तान के पूर्व PM आसिफ अली जरदारी का नाम बढ़ाया है। लेकिन इमरान खान के रहते जरदारी का राष्ट्रपति बनना इतना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान में एक तरफ आम चुनाव के बाद सियासी संकट छाया हुआ है, तो दूसरी तरफ बॉर्डर इलाकों में उसका पड़ोसी मुल्क ईरान अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। एक बार फिर ईरान ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की और जैश अल अदल के कमांडर इस्माइल शाह बख्श और उसके कुछ साथियों को मार गिराया है। पाकिस्तान में ईरान की सर्जिकल स्ट्राइक। ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, ये बहुत बड़ी खबर। ईरान ने फिर घर में घुसकर मारा। क्या पॉसिबली वजह हो सकती है कि ईरान ने ये ऑप्ट किया अटैक करना पाकिस्तान को? ईरानी स्ट्राइक से दहला पाकिस्तान। अगर ईरान चाहे कि पाकिस्तान के अंदर हमने अफरा तफरी फैलानी है, हालात खराब करने हैं, तो मैं समझता हूँ वो कर सकते हैं। एशिया में इस वक्त एक और वॉर जोन बन गया है, जहां आमने सामने हैं ईरान और पाकिस्तान। ईरान पिछले 2 महीनों में पाकिस्तान पर कई हमले कर चुका है। ताज़ा अटैक आज सुबह बॉर्डर इलाके में आतंकवादियों के ठिकाने पर हुआ। 900 किलोमीटर का आपका बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, तो आउट ऑफ नोवेयर ये अटैक ये समझ से बाहर है। ईरान का दावा है कि उसके सैन्य बलों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकी संगठन जैश अल अदल के कमांडर इस्माइल शाहबख्श के साथ कुछ और आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। पाकिस्तान में इस वक्त आतंकी इस्माइल शाहबख्श की यह तस्वीर वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि यह वही आतंकी है जिसे ईरान ने अपना निशाना बनाया है। जी न्यूज इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है। पिछले महीने पाकिस्तान और ईरान ने एक दूसरे पर मिसाइलें फायर की थी और उस हमले ने पाकिस्तान का सिस्टम हिला दिया था। 2 साल पहले कुछ बॉर्डर गार्ड्स को कैप्चर करके ले गए थे और उनको बंदी बना रखा था। उनको छुड़ाने के लिए ईरान ने ये स्ट्राइक की है और कहा जा रहा है कि इसमें उन्होंने ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के कुछ आतंकी हैं उनको, उनके कमांडर को ढेर किया और कुछ आतंकियों को भी ढेर किया और उनको सुरक्षित बचाकर वापस ले गए। इस हमले के बाद अब तक पाकिस्तान की सरकार, वहां की सेना या फिर विदेश मंत्रालय ने कोई जवाब नहीं दिया है। इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सन्नाटा छाया हुआ है। ईरान के सैनिक पाकिस्तान की सीमा में हमले के बाद वापस ईरान लौट चुके हैं और ईरान की राजधानी तेहरान से इसके सबूत सामने आ रहे हैं। ईरान से आया पहला सबूत है वहां के इंतखाब न्यूज की यह खबर, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान की जमीन पर ईरान का ऑपरेशन हुआ, जिसमें ईरानी सुरक्षा बलों ने आतंकी समूह जैश अल अदल के नेता इस्माइल शाहबख्श की हत्या कर दी। पाकिस्तान और ईरान के बीच आतंकी इस्माइल शाहबख्श को लेकर चल रहा पूरा मामला समझिए। जैश अल अदल एक सुन्नी संगठन है जो पाकिस्तान की सीमा के करीब दक्षिण पूर्वी ईरान के इलाकों में सक्रिय है।
जैश अल अदल का मतलब होता है न्याय की सेना। 2012 में इस संगठन को बनाया गया, जिसे ईरान आतंकी संगठन मानता है। 2013 में जैश अल अदल ने 14 ईरानी गार्ड्स को मार गिराने की जिम्मेदारी ली थी। जैश अल अदल का मामला शिया और सुन्नी मुसलमानों की लड़ाई में बदल गया है। ईरान इस वक्त भारत की तरह पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों को चुन चुनकर निशाना बना रहा है। पाकिस्तान की सरकार ऐसे हमलों को अनदेखा कर देती है या हमला मानने से इनकार कर देती है, लेकिन सिर्फ 40 दिन में ईरान ने दूसरी बार अटैक किया तो पाकिस्तान में घबराहट बढ़ गई है। ईरान ने बिल्कुल वही कार्रवाई की है, पाकिस्तान में घुसकर उनके जो आतंकवादी के ठिकाने हैं उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की है। और ये बिल्कुल उसी माफिक थी जैसे हमने बालाकोट के अंदर स्ट्राइक की थी, और उसी माफिक जैसे हमने उरी के बाद में स्ट्राइक की थी। उस समय भी हमने टेररिस्ट टारगेट जो है उनको चुना था। खैर, ईरान ने दोबारा हमला करके पाकिस्तान को ये जता दिया है कि वो अपने बॉर्डर एरिया में किसी आतंकी संगठन को पनपने नहीं देगा। अब देखना होगा कि पाकिस्तान इस पर क्या जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।